Shaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome on board while we are starting the unit of parasitology. So starting with a motivational quote that we have to push ourselves because no one else is going to do it for us. Let's take a start on introduction to parasitology and intestinal and urogenital protozoa in the lecture number 1. The learning outcomes for today will be, by the end of this lecture, we will be able to classify the parasites and enlist their important features. We will have a look on two patients today. Patient number 1 will be of amoebiasis and patient number 2 who has come to the outdoor will be suffering from giardiasis. The part 2 or the second lecture will be consisting of the next patients and we will be ending the second lecture with a patient of toxoplasmosis. So starting with the first outcome, that was classify parasites. अब parasites they occur in two distinct forms. एक single cells होते हैं जो जिनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं और एक मल्टीसेल्युलर मेटाजोआ होते हैं जिनको हम हेलमिंथ्स या वर्म्स कहते हैं. मेडिकल पर्पस के लिए प्रोटोजोआ क्लासीफाई होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ इन्फेक्शन. फॉर इंस्टेंस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंटेस्टिनल प्रोटोजोआ, फिर हम पढ़ेंगे यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ एंड देन विल मूविंग टू द ब्लड प्रोटोजोआ. राइट नाउ प्रोटोजोआ, अब पैरासाइट्स को प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में डिवाइड कर लिया. प्रोटोजोआ कंसिस्ट ऑफ 4 ब्रॉड क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन, जिसमें एमीबाज आते हैं, स्पोरोजोन्स, देन फ्लैजिलेट्स एंड देन सीलिएट्स, while the helminths consist of 2 more sub classification. नंबर 1 इज प्लेटीहेलमिंथस जिनको फ्लैटवर्म कहते हैं और दूसरे होते हैं नीमेटहेलमिंथस जिनको राउंडवर्म कहते हैं. प्लेटीहेलमिंथस या फ्लैटवर्म्स को हम आगे दो में डिवाइड करेंगे, ट्रीमेटोड्स और सेस्टोड्स. ट्रीमेटोड्स को फ्लूइक भी कहते हैं और सेस्टोड्स में हमारे टेपवर्म आते हैं. What features and terms will be used in the parasitology? कौन से features और कौन से terms अब यूज़ करेंगे? अब इसमें देखें लाइफ साइकिल अंडरस्टैंड करनी होगी हमने, पैथोजेनेसिस होगी, उसके अलावा मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा. Many protozoa have a life cycle that is consisting of 2 forms. एक ट्रोफोजोइड फॉर्म होती है और एक सिस्ट फॉर्म होती है. ट्रोफोजोइड जो है वो मोटाइल होती है, फीडिंग होती है एंड रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म होती है और ये सराउंड करती है फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन से. जबकि सिस्ट जो होती है वो नॉन मोटाइल है, नॉन मेटाबोलाइजिंग है, नॉन रिप्रोड्यूसिंग है और इसकी बड़ी थिक वॉल होती है. इसको हम इस तरह भी याद कर सकते हैं कि जो ट्रोफोजोइट है उसमें टी आता है और मोटाइल में भी टी आता है. जितनी मोटाइल होगी वो रिप्रोड्यूस भी कर सकेगी, उसको खाना पीना भी ज़रूरी होगा, फीडिंग भी होगी और फ्लेक्सिबल होगी वो अपने नेचर में. सिस्ट को हम याद रख सकते हैं सी से. सी जो है वो बेचारा मोटा सा जो है वो नॉन मोटाइल है, नॉन मेटाबोलाइजिंग है. जितना नॉन मोटाइल है उतना वो मोटा होगा और उतनी उसकी थिक वॉल होगी, तो ये रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सके. सिस्ट फॉर्म जो होती हैं वो सर्वाइव करती हैं बड़ी अच्छी तरह इन द एनवायरनमेंट और इसलिए वो इन्वॉल्व होती हैं ट्रांसमिशन. नेक्स्ट हम देखते हैं और हमारे टर्म्स यूज़ होंगी प्रोमेस्टिगोट्स, ट्रिपोमेस्टिगोट्स एंड एमेस्टिगोट्स. तो इन फ्यूचर वी विल लर्न दैट व्हाट आर दीज 3 टर्म्स. उसके अलावा हम करेंगे कि ट्रांसमिशन जो इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ की होती है वो इंजेक्शन ऑफ सिस्ट से होती है. जितने इंटेस्टाइनल जो हमारे ट्रैक के प्रोटोजोआ हैं उनकी जो होती है ट्रांसमिशन या पैथोजेनेसिस इंजेक्शन ऑफ सिस्ट से शुरू होती है. जबकि जो ब्लड प्रोटोजोआ होते हैं वो इंसेक्ट वेक्टर हमें चाहिए होता है. फॉर इंस्टेंस अगर किसी को मलेरिया का भी एक्सपीरियंस हुआ हो जिसमें बुखार लगता है, सर्दी लगती है, बुखार चढ़ता उतरता है, तो याद रखें वो मच्छर के काटने के मौसम में ज़्यादा हुआ होगा. तो दैट मीन्स कि ब्लड प्रोटोजोआ को एक इंसेक्ट वेक्टर चाहिए होता है ट्रांसमिशन. नाउ रिगार्डिंग द प्रिवेंशन कैसे करते हैं हम इन डिजीज़ की? ऑब्वियसली वो चाहे फीको ओरल ट्रांसमिशन हो रही है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से हो रही है, किसी इंसेक्ट वेक्टर से या किसी एनिमल से, वी हैव टू इंटरप्ट एंड वी हैव टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन.
फॉर इंस्टेंस जहाँ पे गंदे पानी से, गंदे फूड से, कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई से हो रही है, तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, प्रॉपर सीवरेज करना होगा। जहाँ पे किसी एनिमल से ट्रांसमिट हो रही है, वहाँ पे हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक करनी पड़ेगी। मैनी हेलमेंट्स जो होते हैं, जितने हेलमेंट्स होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल जो होती है एग से लेके लार्वा और एडल्ट पे जाके रुकती है। उसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक डेफिनेटिव होस्ट होता है, एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है और एक डेड एंड होस्ट होता है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कि जब इनकी लैब डायग्नोसिस करेंगे तो ओवा एंड पैरासाइट, ओ एंड पी मीन्स ओवा एंड पैरासाइट। तो ओ एंड पी एग्जामिनेशन होता है, ओवा का मतलब एग्स होता है और पैरासाइट्स जो होते हैं वो लार्वल या एडल्ट फॉर्म होते हैं। उसके अलावा इओजिनोफिलिया भी देखा जाता है सेवरल हेलमेंट्स इन्फेक्शन में। जब हम आगे पढ़ेंगे तो वी विल सी कि इओजिनोफिलिया हमने किस किस में देखा है। और ये कब देखते हैं, जब राउंड वर्म्स लार्वी जो होते हैं ये माइग्रेट करते हैं टिश्यूज़ के थ्रू। हाई इओजिनोफिल काउंट्स आता है इन्फेक्शंस, फॉर इंस्टेंस जैसे राउंड वर्म्स कुछ होते हैं, एस्करिस हो गया, उसके अलावा हुक वर्म्स होते हैं, नेकेटर होता है, एंकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल होता है। इन सारी चीज़ों में इओजिनोफिलिया देखा जा सकता है। Starting with the enlisting of today's topics, that are, we have to enlist the urogenital and intestinal parasites. So they consist of Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Cryptosporidium hominis and Trichomonas vaginalis. अब देखना हमने इसमें से ये कि कौन से यूरोजेनिटल हैं और कौन से हमारे पास इंटेस्टिनल हैं, राइट? अच्छा, क्रिप्टोस्पोरिडियम होमिनिस, इसकी स्पेलिंग मैंने बाय मिस्टेक इट्स रिटन इन अ रॉन्ग फॉर्म। होमिनिस कंसिस्ट ऑफ HOMINIS, तो मैंने NI जो है वो दोबारा कर दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई विल रेक्टिफाई इट इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। केस 1 अब हमारे पास आया है। मिस्टर फारूक, हु इज़ अ फैक्ट्री वर्कर एंड लिविंग इन अ लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ही हैज़ कम टू द आउटडोर विद हिस्ट्री ऑफ डिसेंट्री। अब डिसेंट्री का क्या मतलब है कि उनको डायरिया हुआ है एंड द डायरिया कंटेन ब्लड एंड म्यूकस and he is having lower abdominal discomfort. Along with it, he is complaining of flatulence or tenesmus. Let's see which disease he is suffering from. So most probably in this case, in parasitology, he is suffering from Entamoeba histolytica disease, and the disease will be called as amoebic dysentery. एक bacillary dysentery होती है जो हमने bacteriology में पढ़ी थी, एक amoebic dysentery होती है. So a UQ or a university question or an MCQ or a short essay question or Viva question can comprise of that what are the differentiating features between bacillary dysentery and amoebic dysentery. तो अब हमारे पास ये जो फारूक साहब आए हैं, फैक्ट्री वर्कर हैं, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे रहते हैं, इनको ब्लड म्यूकस कंटेनिंग डायरिया की शिकायत है, लोअर एब्डोमिनल में पेट के निचले हिस्से में उनको दर्द हो रहा है, फ्लैचुलेंस या जैसे भरे भरे की जो शिकायत है, गैस की शिकायत है और टेनिसमस है। रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ एंड पैथोजेनेसिस, पहले हम ये टेबुलेटेड फॉर्म में देख लेते हैं, फिर आगे जाके हम इसका लाइफ साइकिल भी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, एक होते हैं मोटाइल एमीबा, राइट, और एक होते हैं हमारे पास जिन मोटाइल एमीबा को हम ट्रोफोजॉइट भी कहेंगे। टी से शुरू होता है ट्रोफोजॉइट और मोटाइल में भी आएगा ये, और अभी हमने पीछे पढ़ा था ट्रोफोजॉइट और सिस्ट फॉर्म। तो ट्रोफोजॉइट जो होती है वो मोटाइल फॉर्म होती है और नॉन मोटाइल जो सिस्ट फॉर्म होती है। अब ट्रोफोजॉइट कहाँ पे होती है? इट इज़ फाउंड इन द इंटेस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल लीजन्स में और डायरियल स्टूल में भी होगी, जबकि सिस्ट जो होगी वो नॉन डायरियल स्टूल में देखी जाएगी। अब सिस्ट जो है दे आर हाईली रेजिस्टेंट और ये बॉइलिंग से तो हो सकती हैं, दे आर किल्ड बाय बॉइलिंग, लेकिन क्लोरीनेशन अगर की जाए सिर्फ तो वाटर सप्लाई से नहीं ये किल होती, और रिमूव कर सकते हैं इनको बाय फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। अब सिस्ट के जो है आगे 4 न्यूक्लियाई होते हैं, सी द सिस्ट, और यहाँ पे हम देख सकते हैं दे आर कैरिंग 4 न्यूक्लियाई। ये इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन है। अब जब एक्सिस्टेशन होती है इनकी, यानी कि सिस्ट जो है वो जब रप्चर होगी और एक्सिस्टेशन जो होगी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, तो ये देखें एमीबा जो है that will be released and the amoeba will be containing 4 nuclei,
और उसके बाद ये एमीबा जो है ये आगे जाके डिवाइड होगा और जिसमें फिर 8 ट्रोफोजॉइट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब जो मैच्योर ट्रोफोजाइट्स हैं उनका सबका सिंगल न्यूक्लियस होगा और इवन लाइनिंग होगी पेरिफेरल क्रोमेटिन की और उनका सेंट्रल न्यूक्लियोलस होगा जिसको हम कहेंगे कैरियोसोम। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये देख लें सिस्ट इंजेशन हुई, सिस्ट की मैच्योर सिस्ट इंजेशन हुई, ट्रोफोजॉइड फॉर्म बने, ये देखें एक्सिस्टेशन हुई, एक्सिस्टेशन से ट्रोफोजॉइड्स बने और ट्रोफोजॉइड से मल्टीप्लिकेशन हुई और उसके बाद फिर उनमें लाइक जो मैच्योर ट्रोफोजॉइड थे उनका सिंगल न्यूक्लियस था। इस डायग्राम में ये देखें नंबर 4 फॉर्म सिंगल न्यूक्लियस है, इवन लाइनिंग हुई हुई है पेरिफेरल क्रोमेटिन की, प्रोमिनेंट सेंटर न्यूक्लियोलस है जिसको हम कैरियोसोम्स कहते हैं। Now the antibodies are formed against trophozoite antigen. Antibodies बिल्कुल फॉर्म होती हैं लेकिन प्रोटेक्टिव नहीं होती। प्रीवियस इन्फेक्शन जो होती है कोई नेक्स्ट आने वाली इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं करती, लेकिन एंटीबॉडीज़ कहाँ यूजफुल होती हैं? बिकॉज ऑफ सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस। पैथोजेनेसिस क्या होती है? लेट्स सी हियर, ये देखिए इंजेशन हुई है मैच्योर सिस्ट की। सो द ऑर्गेनिज्म इज अक्वायर्ड बाय इंजेशन ऑफ द सिस्ट और ट्रांसमिट कैसे होते हैं ये? बाय फीको ओरल रूट। कंटेमिनेटेड फूड है, वाटर सप्लाई कंटेमिनेटेड है, वहाँ से इंजेस्टेड हुआ है सिस्ट और अब उसने जाके आके क्या किया? इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रोफोजॉइट्स इन द आइलियम और कोलोनाइज करती है सीकम को और कोलॉन को। तो कॉलोनाइज सी से शुरू होता है, सीकम और कोलॉन भी होता है, तो वहाँ पे जाके ये कॉलोनाइज कर देती हैं। अब जो ट्रोफोजॉइट्स होते हैं वो इन्वेट करते हैं कॉलोनिक एपिथेलियम को और सिक्रीट कर देते हैं कुछ एंजाइम्स। जब एंजाइम सिक्रीट होंगे तो वो लोकलाइज नेक्रोसिस कर देंगे, थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन भी हो जाएगी और एट द लीजन साइट्स जब ये जो लेजन्स होती हैं ये मस्कुलरस लेयर में और डीपली जाके इन्वॉल्व करती हैं तो टिपिकल फ्लास शेप्ड अल्सर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं? टिपिकल फ्लास शेप्ड अल्सर्स। और उसके बाद प्रोग्रेशन सब म्यूकोजा में होती है, इन्वेजन होती है पोर्टल सर्कुलेशन की और इन्वेट करके ये आगे कहाँ कहाँ चले जाते हैं? सिस्टेमिक डिजीज़ कर देते हैं लिवर में, जहाँ पे जाके ये एब्सेस बनाते हैं और एब्सेस के अंदर क्या होगा? एब्सेस के अंदर ट्रोफोजॉइड फॉर्म्स जो हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। पुअर सैनिटेशन एरिया में होता है, अभी हमने पीछे बात की थी फारूक साहब की, ही इज़ लिविंग इन द पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एरिया, तो और फैक्ट्री वर्कर हैं तो उनकी दैट मीन्स कि जो उनका वाटर सप्लाई है, फूड सप्लाई है, वो कोई बहुत ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है और उसके अलावा ये प्रीडोमिनेंट होते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में। दिस वॉज द लाइफ साइकिल कि किस तरह सिस्ट इंजेस्ट हुई, एक्सिस्टेशन कैसे हुई, न्यूक्लियाई 4 थे आप देखें सिस्ट में, ट्रोफोजॉइड फॉर्म बनी जहाँ पे प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस था जिसको हम कैरियोसोम भी कहते हैं और उसके बाद ये देखें ये एग्जिट कर जाती हैं होस्ट से। रिगार्डिंग द क्लिनिकल फीचर्स कुछ तो हमने देख लिए कि फारूक साहब हमारे पास आए थे डिसेंट्री के साथ और उनको शिकायत थी ब्लड एंड म्यूकस कंटेनिंग डायरिया, लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट थी, फ्लैचुलेंस थी और टेनिसमस था। टेनिसमस क्या होता है? लाइक इट्स द पेन ऑन डेफिकेशन और बार बार उनको वॉशरूम जाने की शिकायत हो रही थी। अब जो क्रॉनिक एमीबीएसिस होता है उसमें लो ग्रेड सिम्टम होते हैं, फॉर इंस्टेंस कभी कभी डायरिया हो सकता है लेकिन वेट लॉस और फैटीग उसमें होगी। तो क्रॉनिक एमीबीएसिस जो क्रॉनिक कैरियर्स होते हैं इनमें जिनमें बार बार एमीबीएसिस की शिकायत होती है उनमें वेट लॉस होता है, ओकेजनल डायरिया की एपिसोड्स होती हैं और उनको थकन महसूस होती है। 90% जो होते हैं इन्फेक्शन के जो लोग पेशेंट्स होते हैं उनमें एसिम्टोमेटिक होती हैं लेकिन कुछ कैरियर भी हो सकते हैं और वो ट्रांसमिट कर सकते हैं दूसरों को। उसके अलावा एक ग्रेन्युलोमेटस लीजन हो सकती है जिसको हम कहते हैं एमीबोमा और एमीबोमा कहाँ होगा? सीकल या रेक्टोसेग्मॉइड एरियाज ऑफ द कोलॉन में और ये इसको हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना होता है एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द कोलॉन, इन दोनों में हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना होता है। नेक्स्ट टू दैट देयर इज अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड एज एमीबिक एब्सेस ऑफ द लिवर। अब अगर कोई पेशेंट आता है एमीबिक एब्सेस ऑफ द लिवर के साथ तो उसके क्या साइन और सिम्टम होंगे? ऑब्वियसली लिवर कंटेनिंग क्वाड्रेंट में पेन होगा, वेट लॉस हो सकता है, फीवर है, टेंडर एंड लार्ज लिवर होगा ऑन पैल्पेशन में और उसके अलावा राइट लंग एब्सेस जो हैं राइट लोब एब्सेस जो होते हैं लिवर के वो पेनेट्रेट कर सकते हैं डायफ्राम को और लंग डिजीज कॉज कर सकते हैं।
राइट जब एस्पायरेट करेंगे लिवर एब्सेस को तो वहाँ से ब्राउनिश येलोइश पस निकलेगी और इसको हम कहते हैं एनकोवी पेस्ट पस। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एनकोवी पेस्ट पस एंड दिस इज सीन इन द पेशेंट्स विद एमीबिक लिवर एब्सेस। जब हम एब्सेस को ड्रेन करेंगे तो वहाँ से ये एनकोवी पेस्ट पस निकल सकती है। कमिंग टू द लैब डायग्नोसिस ऑफ फारूक साहब, अब जो फारूक साहब आए थे उनकी लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे। अब हम इसमें ये देखेंगे कि डायग्नोसिस कर सकते हैं हम इंटेस्टाइनल एमीबिएसिस की जब हम फाइंड करें या तो हमें ट्रोफोजोइट्स नज़र आएंगे डायरियल स्टूल में या सिस्ट फॉर्म नज़र आएंगी फॉर्म्ड स्टूल में। तो चूंकि उनको डायरिया हुआ था सो वी आर गोइंग टू फाइंड द ट्रोफोजोइट्स। डायरियल स्टूल, अब जो फारूक साहब आए थे उनका स्टूल सैंपल जो है वो हमने एग्जामिन करना है विद इन 1 आवर ऑफ कलेक्शन। क्यों? ताकि हम एमीबी जो उसकी मोटिलिटी है ट्रोफोजॉइड की वो देख सकें, अदरवाइज 1 घंटे के बाद वो वायबल नहीं रहेंगे। ट्रोफोजॉइड्स जो है दे कैरेक्टरिस्टिकली कंटेन इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल्स। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन हम एरर करते हैं, हम मिस्टेकन कर लेते हैं फीकल ल्यूकोसाइट्स को फॉर ट्रोफोजॉइड्स, यानी जो WBCs वहाँ प्रेजेंट होते हैं उनको हम समझते हैं कि ट्रोफोजॉइड्स। तो इसलिए इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होता है। उसके अलावा सिस्ट जो है वो पास होती है इंटरमिटेंटली, कभी पास हुई कभी नहीं हो, तो इसलिए हम 3 स्पेसिमेन उनको कहेंगे कि अपने 3 हमारे पास स्पेसिमेन लेके आए। ओवा और पैरासाइट टेस्ट इसमें इंसेंसिटिव होता है और फॉल्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर कुछ सिक्रीट हुआ वही नहीं होगा, एक्सक्रीट ही नहीं हुआ होगा, तो ओवा और पैरासाइट टेस्ट में हमारे पास नेगेटिव आएगा। एंटीमीबा हिस्टोलिटिका हैज़ टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर एमीबास। एक तो इसकी नेचर ऑफ न्यूक्लियस होती है, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका का जो न्यूक्लियस होता है स्मॉल सेंट्रल न्यूक्लियोलस होता है और फाइन क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स होते हैं। जो अदर एमीबास होते हैं उनके न्यूक्लियाई डिफरेंट होते हैं। उसके अलावा हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बाय इट्स सिस्ट साइज एंड नंबर ऑफ इट्स न्यूक्लियाई। उसके अलावा एक और होता है ट्रोफोजॉइड दैट इज ऑफ एंटीमीबा डिस्पर। अब एंटीमीबा डिस्पर नॉन पैथोजेनिक स्पीशीज़ है और मॉर्फोलॉजिकली इसको हम इनडिस्टिंग्विश ही रहती है ये, तो इसलिए हम इसको डिस्टिंग्विश जो है वो नहीं कर सकते फ्रॉम दोज ऑफ एंटीमीबा हिस्टोलिटिका। तो इसलिए अगर एक पर्सन में ट्रोफोजॉइड फॉर्म आ रहे हैं स्टूल में तो उसको जब भी ट्रीट करना है अगर हमें साइन और सिम्टम वारंट करते हैं। इसके अलावा देर आर 2 मोर टेस्ट, एक एंटीमीबा हिस्टोलिटिका एंटीजन डिटेक्ट करता है और दूसरा जो है वो PCR बेस्ड टेस्ट होता है। नेक्स्ट, कंप्लीट एग्जामिनेशन सिस्ट के लिए क्या कर सकते हैं हम, वेट माउंट से लाइन एक स्लाइड बनाएंगे, एक आयोडीन स्टेन स्लाइड बनाएंगे और एक फिक्स्ड ट्राइक्रोम स्टेन प्रेपरेशन बनाएंगे। और ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमें दिखाती हैं। हमने तो 3 प्रेपरेशंस क्यों बनानी होती हैं, एक वेट माउंट होती है, एक आयोडीन होती है और एक फिक्स्ड ट्राइक्रोम होती है, और ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिखाती हैं सिस्ट मॉर्फोलॉजी। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग जो होती है दैट इज़ यूजफुल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इन्वेसिव एमीबिएसिस। उसके अलावा इनडायरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, और लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमने इसकी करनी होती है बेसिलरी डिसेंट्री से। दीज आर द ट्रोफोजॉइड्स एंड सिस्ट फॉर्म। यू कैन सी द ट्रोफोजॉइड, अब देखिए आप इसमें न्यूक्लियस कितने इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल्स भी नज़र आ रहे हैं, आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है बीच में, अगेन ट्रोफोजॉइड फॉर्म है, बीच में सेंट्रल न्यूक्लियस है, फिर ये देखें ये प्रीसिस्टिक और ये आगे जाके सिस्ट जो है इट कंटेन्स द 4 न्यूक्लियाई। लैब डायग्नोसिस रिवाइज कर लेते हैं। स्टूल हमने 3 कंसेक्टिव सैंपल्स उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो स्टूल के 3 सैंपल्स कंसेक्टिव सबमिट करवाएं। बायोप्सी मटेरियल भी ले सकते हैं फ्रॉम द अल्सर्स, फ्लास्क शेप अल्सर्स, बाय कोलोनोस्कोपी और सिग्मोइडोस्कोपी। अगर कोई लिवर एब्सेस, एमीबिक लिवर एब्सेस से सफ़र कर रहा है तो एस्पायरेट करेंगे लिवर एब्सेस को। सीरम कुड बी हेल्पफुल। फिर प्लूरल फ्लूइड अभी हमने जिक्र किया था कि वो इन्वेट कर सकता है डायफ्राम को और लंग्स में जा सकता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड स्पूटम। So this consists of lab diagnosis. What will be the treatment of Mr. Farooq? We will give him metronidazole, trinidazole. अब उसमें एब्सेस चूँकि नहीं है और अगर होता तो क्या ड्रेनेज वुड बी लाइक ड्रेनेज का कोई फ़ायदा होता या ना होता, तो हेपेटिक एब्सेस नीड नॉट टू बी ड्रेन्ड। हमने ट्रीटमेंट ज़रूर देनी है लेकिन ड्रेनेज का इतना रोल नहीं है। ट्रीटमेंट हमने क्या देनी है, मेट्रोनिडाजोल, फ्लैजिल या टिनिडाजोल।
एसिम्प्टोमेटिक जो कैरियर्स होते हैं उनको हम क्या देते हैं, उनको हम देते हैं पैरोमोमाइसिन। प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या बताएंगे फारूक साहब को? व्हाट प्रिवेंटिव स्टेप्स कुड यू टेल टू मिस्टर फारूक? ऑब्वियसली फीकल कंटेमिनेशन फूड की या वाटर सप्लाई की। अब उसमें क्या करना है आपने? गुड पर्सनल हाइजीन रखना है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग है स्पेशली बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग द मील्स और कुकिंग और ईटिंग द मील्स। प्योरिफिकेशन, म्यूनसिपल वाटर सप्लाई की जो पीछे म्यूनसिपल कमेटी से पानी आ रहा है ऐसे इलाकों में, उसकी प्योरिफिकेशन प्लांट पे क्या है। लेकिन आउटब्रेक्स हो सकते हैं बिल्कुल उनमें, क्योंकि वो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से रहते हैं। उसके अलावा यूज़ ऑफ नाइट सॉइल। नाइट सॉइल क्या होता है? ह्यूमन फेसेस, फर्टिलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स और ये ज़रई अजनास और फसलों की और ये सारी इन चीज़ों की इंक्रीज़ करने के लिए क्रॉप्स और फर्टिलाइजेशन रेट, क्या फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं? नाइट सॉइल या ह्यूमन फेसेस, उसको हमने आहिस्ता आहिस्ता कम करवाना। Coming to the case 2 of today's lecture, that is Gulshan Bibi, and she has come to the outdoor, and let's see what she is suffering from. उनको वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया की शिकायत है, बिल्कुल पानी जैसा और पतला स्टूल है, फाउल स्मेलिंग है, साथ साथ उनको नोजिया फील हो रहा है, एनोरेक्सिया भूख नहीं लग रही और पेट में बड़े शदीद मरोड़ उठ रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एज एब्डोमिनल क्रैम्प्स। Apyrexia, when your healthcare personnel checked the fever or the temperature, so the fever was in the normal range. साथ में वो कहती हैं कि मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से, ये अब आपका ख्याल है कि मेल एब्जॉर्प्शन हो रही है, लेकिन उनको पिछले 6 महीने से वेट लॉस की शिकायत है और उनका वेट जो है वो कम बेश कम होता जा रहा है। So Gulshan Bibi has come to you with complaint of watery and non-bloody diarrhea, फाउल स्मेलिंग है, नोजिया भी साथ महसूस होता है, भूख नहीं लगती जिसकी वजह से मेल एब्जॉर्प्शन हो रही है प्रोटीन्स की और जिनकी वजह से वेट लॉस हो रहा है। साथ में उनको कभी कभी पेट में मरोड़ बहुत उठते हैं और जिसकी वजह से फ़ौरन उनको वॉशरूम जाना पड़ता है। फीवर उनको बिल्कुल नहीं है। सो इन दिस केस the differential diagnosis which can come to your mind is that she is suffering from Giardia lamblia or giardiasis. Giardiasis is the name of the disease and the causative protozoa over here will be Giardia lamblia. अब Giardia lamblia की ज़रा मॉर्फोलॉजी तो देखें। ये देखिए ज़रा, काइट शेप जो है वो इसको हम कह सकते हैं, इसमें सकर्स हैं, इसमें फ्लैजिला के पेयर्स हैं, न्यूक्लियस है और आप ये देखें ट्रोफोजॉइड का एक साइड व्यू भी है और एक इसका फ्रंट व्यू भी है। रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, लाइफ साइकिल, अब आप ये देखें लाइफ साइकिल में अगेन 2 स्टेजेस हैं, एक ट्रोफोजॉइड फॉर्म है और एक हमारे पास सिस्ट फॉर्म है। ट्रोफोजॉइड जो है इसको पियर शेप भी कह सकते हैं हम, पियर की शेप की तरह की है और इसमें 2 न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो फिगर डी है, 1 को देखें और डी को देखें, तो इसमें पेयर शेप्ड है विद 2 न्यूक्लियाई एंड 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला, 4 पेयर्स फ्लैजिला के हैं और एक इसमें सक्शन डिस्क भी लगी हुई है, सक्शन डिस्क है और उसके साथ जो है सक्शन डिस्क की मदद से ये इंटेस्टाइनल वॉल के साथ जाके अटैच होती है। अब जो ओवल सिस्ट है वो थिक वॉल्ड होगी, हमने देखा था कि वो नॉन मोटाइल होती है, सिस्ट होती है, सी से शुरू होती है और बेचारी रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकती और चूंकि वो बैठी रहती है, इमोटाइल होती है, तो उसकी वॉल थिक हो जाती है। अब इसमें देखें आगे 4 न्यूक्लियाई हैं और इंटरनल फाइबर्स। अब ये जो हर सिस्ट है ये जब एक्सिस्टेशन करेगी तो ये आगे जाके 2 ट्रोफोजॉइड्स बनाएगी, जब एक्सिस्टेशन होगी ना ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, तो ये आगे जाके राइज करेगी, 2 ट्रोफोजॉइड्स बनाएगी। अब ये देख लें सिस्ट हैं, ट्रोफोजॉइड फॉर्म है और ये आगे जाके देखें इसमें न्यूक्लियोलाई हो गए, सक्शन डिस्क हो गई एंड 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला। रिगार्डिंग द पैथोजेनेसिस, अब इसमें पैथोजेनेसिस कैसे होती है, ट्रांसमिशन कैसे होती है? अगेन इसकी फीकली कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होगी। एक्सिसेशन कहाँ पे होती है, यानी सिस्ट जो है वो रप्चर कहाँ पे जाके होगी, दैट टेक्स प्लेस इन द ड्यूडेनम, और जहाँ पे ट्रोफोजॉइड्स जो हैं वो फिर अटैच कर जाएंगे गट वॉल को, लेकिन इन्वेड नहीं करते म्यूकोजा में और ना ही ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं। हाँ, इन्फ्लेमेशन ज़रूर करते हैं ड्यूडेनल म्यूकोजा की और लीडिंग टू मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन एंड फैट, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन की वजह से मेल एब्जॉर्प्शन होती है प्रोटीन और फैट की। ऑर्गेनिज्म जो है वर्ल्ड वाइड तकरीबन हर जगह पाया जाता है
उसके अलावा कुछ एसिम्टोमेटिक कैरियर्स भी होते हैं जो कि सिक्रीट करते रहते हैं। IgA डेफिशिएंसी जिन लोगों में होती है तो इट ग्रेटली प्रीडिस्पोजेस टू सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन। अब इसमें क्या होता है कि क्लोरीनेशन किल नहीं करती सिस्ट को, लेकिन फिल्ट्रेशन ज़रूर रिमूव कर देती है। अब जो हाइकर्स होते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं या टूरिस्ट होते हैं, जिनको कभी कभी आप कह लें अनट्रीटेड स्ट्रीम वाटर पीना पड़ जाए या जहाँ से भी पानी मेरे अपनी प्यास बुझाने के लिए ले लें, तो उनमें भी ये साइन और सिम्टम और ये डेवलप हो सकते हैं। दे कुड बी सफरिंग फ्रॉम GIDS। क्लिनिकल फाइंडिंग्स अब इसमें क्या होंगी? हमने पीछे पढ़ लिया था गुलशन बीबी को वाटरी और नॉन ब्लडी फाउल स्मेलिंग डायरिया हो रहा था, साथ उन्हें नोजिया की शिकायत थी, भूख उन्हें लग नहीं रही थी, फ्लैचुलेंस भरा भरा पेट लग रहा था, गैस की शिकायत थी और हाँ पेट में मरोड़ या एब्डोमिनल क्रैम्प ज़रूर उठ रहे थे। साथ में जब फीवर चेक किया तो देयर वॉज नो फीवर। हाँ, सो हेयर कम्स द पिक्चर ऑफ द हाइकर्स। सी ये मेरी पिक्चर है अरंकेल की, आज़ाद जम्मू कश्मीर की, एंड द फर्स्ट पिक्चर इज़ फ्रॉम चिलास, गिलगित बल्तिस्तान। अब ये देखें वहाँ पे दरियाए सिंध बह रहा है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी भी हो, ये तो खैर चलें छोटा सा सफ़र है, लेकिन जो माउंटेनियर्स हैं या हाइकर्स हैं जो कि चोटियाँ सर करते हैं और पहाड़ सर करते हैं, तो बाज़ औक़ात आपकी ऐसी हालत हो जाती है कि आपको प्यास इतनी लग रही होती है कि जो चीज़ अवेलेबल है ऑब्वियसली वो आपने पीनी है या खानी है। सो जब स्ट्रीम वाटर्स अनट्रीटेड होंगे, क्लोरीनेशन कोई नहीं हुई होगी, फिल्ट्रेशन नहीं है, बॉइलिंग नहीं है, पानी मैसर नहीं है, सो यू हैव टू स्ट्राइव फॉर वाटर ऑन ऑल दोज थिंग्स। इसी तरह इसकी आउटब्रेक्स चिल्ड्रन डे केयर में भी हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आपने देखा होगा जो चिल्ड्रन के केयर टेकर्स हैं, नर्सरीज़ में हैं, जेल्स में हैं, मेंटल हॉस्पिटल में हैं, we never know that are they following the SOPs of handling the food properly। फूड पकाने से पहले, सब्जियां छीलने से पहले, गोश्त धोने से पहले वो अपने हाथ धो भी रहे हैं कि नहीं। उसके बाद जब फूड हैंडलिंग के बाद फारिग होते हैं तो आर दे प्रैक्टिसाइजिंग फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग एंड प्रॉपर हैंड वॉशिंग। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी एड्रेस साइड बाय साइड। लैब डायग्नोसिस क्या करेंगे? स्टूल सैंपल लेंगे और उसमें हम देख सकते हैं ट्रोफोजॉइट भी देख सकते हैं और सिस्ट फॉर्म भी देख सकते हैं। ट्रोफोजॉइट या सिस्ट या दोनों चीज़ें भी नज़र आ सकती हैं बाज़ों का डायरियल फ्लूइड्स में। उसके अलावा हम क्या करेंगे? एलाइजा हो सकता है, और एक होता है स्ट्रिंग टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट इसमें इतना यूज़ नहीं होता, स्ट्रिंग टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ स्वॉल्विंग अ वेटेड पीस ऑफ स्ट्रिंग अंटिल इट रीचेस द ड्यूडेनम तक जाती है, और इट में बी यूजफुल। अब ट्रोफोजॉइट अटैच कर जाते हैं स्ट्रिंग से और विजुअलाइज होते हैं आफ्टर विड्रॉल ऑफ द स्ट्रिंग। द ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ टेनिडाजोल एंड मेट्रोनिडाजोल। ट्रैवलिंग से पहले आप याद करें, इफ़ यू आर फाउंड ऑफ ट्रैवलिंग एंड यू गो टू द नॉर्दर्न और सदर्न और एनी रीजन ऑफ पाकिस्तान और अब्रॉड, आप देखिएगा, पूछिएगा अपनी अम्मी से या बड़ी बहन से या कोई, आप खुद बल्कि आप देखेंगे कि आप फ्लैजिल या मेट्रोनिडाजोल की टैबलेट्स ज़रूर साथ रखें। सो इन केस यू आर गोइंग टू सफ़र फ्रॉम दिस डिजीज़, तो आपके पास फौरी तौर पे मेट्रोनिडाजोल अवेलेबल। So coming to the end of today's lecture and summarization, we have seen today two patients of MEPSs and GIDSs. This is the end of part 1, and the lecture today is dedicated to my mentor and my teacher, Professor Dr. Faisal Masood, ex-Vice Chancellor, King Edward Medical University. Stay blessed all of you, and we will be meeting soon. Thank you so much for listening and your patience. Thank you so much. Allah Hafiz.